जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये जो हिंदी साहित्य की ये जो देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसमें जो आपकी हिंदी साहित्य से के इतिहास की जो परंपरा का शुरुआत है, हमने कल आपको पढ़ाया था। और ये देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सर्वमान्य था जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन हुआ था, ये हमने पढ़ लिया है। अब आइए यहाँ से इसके आगे हम अब इसी को एक देखिए, जैसे यहाँ पर दिया नहीं है, आदिकाल हो गया, पूर्व मध्यकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल हो गया, फिर आपका आधुनिक काल हो गया, ये देखिए। और ये देखिए भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया। ये सब सारे युगों को बच्चों अलग से एक एक चीज के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया है, समझाया गया है कि कौन सा युग कब तक चला है, उसमें क्या क्या रचनाएं लिखी गई हैं, किसने किसने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। ये सारी बातें बच्चों डिटेल में यहाँ पर बताई गई है। तो आइए बात से हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। ये आप एकाग्रता से ध्यान पूर्वक सुनने मात्र पे फोकस कीजिए। देखिए आपका जो हिंदी गद्य साहित्य है ना बच्चों, इसमें ये थोड़ा सा जो ये सारी चीजें जिस तरह ये थ्योरेटिकल है, नहीं थ्योरी में दिया हुआ है, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि ये बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते हैं। देखने में जब बस थोड़ा दो चार लाइन पढ़ेंगे तो उनको बोर महसूस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आती हैं और कोई पढ़ाता नहीं, सीधा क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो बच्चों जब किसी चीज के बारे में हम डिटेल जानते हैं ना, तब उसके प्रश्न उत्तर को बड़े ही आसानी से हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज हमको अच्छा ना लगे पढ़ने में वो हमारे लिए जरूरी है, नहीं है, वो हमारे लिए जरूरी भी है। और जो चीज जरूरी है वो जैसा भी हो, अगर हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे चीजें अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने लगेंगे, तो फिर अच्छा भी लगने लगेगा। और फिर इससे संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं चीजें। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको नोट नहीं करना रहेगा, क्योंकि ये चीजें आपके बुक्स में दिए हुए हैं। बस ये आप अच्छे से समझ लीजिए विस्तार से, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो अपनी नोट कॉपी में अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आप उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आप एग्जाम के टाइम में तो किताब से रिवाइज करेंगे नहीं, किताब से कितनी बार पढ़ेंगे। तो ये जो आप अपने खुद के हैंड राइटिंग से लिखे रहेंगे, यही आपके एग्जाम में आपको काम आएगा। फटाफट रिवीजन करेंगे और एग्जाम दे के आएंगे, और बाकी बच्चों से आप अलग दिखेंगे उसमें, क्योंकि आप अलग ढंग से एक सिस्टम तरीके से तैयारी किए रहेंगे ना बच्चों। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आदिकाल से। देखिए आदिकाल क्या चीज है, तो हमने बताया आपको पहले ही कि जो सब अलग अलग विद्वानों ने ये जो काल का विभाजन है वो अलग अलग सिस्टम से किए, लेकिन जो सर्वमान्य रहा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा। उन्होंने काल 4 खंडों में विभाजित किया और फिर उसके उपखंड रहे। तो सबसे पहला खंड आता है बच्चों आपका आदिकाल। आदिकाल 700 से लेके 700 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें बच्चों आदिकाल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, इसमें देखिए क्या क्या है। सिद्धनाथ की कवियों की रचनाएं मिलेंगी इसमें आपको, जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं आपको मिलेंगी, फिर वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं, वीर गाथात्मक काव्य भी मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद बच्चों इसमें अन्य प्रवृत्तियां एवं लौकिक काव्य, जैसे विद्यापति हो गया, अमीर खुसरो हो गया, आपने सुना होगा नाम इनका। तो जो अन्य प्रवृत्तियां और लौकिक काव्य भी आपको इसमें दिखाई देंगे। देखिए बच्चों, हमने आपसे बताया नहीं था, ये देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं। क्या नाम है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के का काल विभाजन, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करें बच्चों, ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण बच्चों। अब देखिए ये आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ये देखिए ये सारे काल के विभाजन को इन्होंने बच्चों 4 भागों में बांटा है। देखिए काल के विभाजन, ये पहला है आपका वीर गाथा काल। इसमें बच्चों क्या कहते हैं, आदिकाल इसको कहते हैं, और इसको रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, जो कि इनके हिसाब से 1050 संवत बच्चों, ये संवत है विक्रम संवत, 1050 संवत से लेके 1375 संवत तक है। अब बच्चों अगर आपको इसमें ईस्वी में ले आना है तो क्या करेंगे, ये जो 1050 है ना, इसको आप
57 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका ये ईस्वी में आ जाएगा। देखिए देखिए 0 में से 7 जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, यहाँ से एक बार कर लिए 14 होगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 9 से बहुत, तो अब ये अगर आप ईस्वी में कहेंगे तो ये हो जाएगा 993 से शुरुआत होता है। 993 ईस्वी से शुरुआत होता है बच्चों। अब देखिए इसको भी हम लोग वो क्या कहते हैं, क्या वो ईस्वी में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 15 में से 7 गए, 8 7 15, 8 यहाँ पर उतारेंगे, फिर यहाँ 6, 6 में से 5 गए 1 और 1318। 15 में से 7 जाता 8 ही बचता ना, सही कैलकुलेशन है ना बच्चों। देखिए 1318। तो अगर आप समूह में देखते हैं तो 1050 से लेके 1375 समूह तक माना है इन्होंने, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और वहीं इसको ईस्वी में देखेंगे तो 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक इसको माना गया है। अब आइए बच्चों फिर नेक्स्ट किस में इन्होंने विभाजित किया, ये तो आपका होगा पहला। अब दूसरा काल इन्होंने भक्ति काल को कहा है। पूर्व मध्य काल को इन्होंने क्या कहा है, भक्ति काल कहा है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने 1375 से लेके 1700 तक माना है। फिर संवत, विक्रम संवत। फिर उसी हिसाब से आगे देखिए बच्चों तीसरे नंबर पर रीत काल में रिवाइज किया है इन्होंने। उत्तर मध्यकाल को, रीतकाल मतलब आदिकाल, फिर मध्यकाल होता है, फिर आधुनिक काल होता है। तो ये जो आपका मध्यकाल है ना बच्चों 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल कहा। और फिर आइए बच्चों जो वर्तमान काल या अर्थात मॉडर्न या आधुनिक काल कह सकते हैं इसको, ये गद्य काल इसको इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, जो कि 1900 से लेके 1984 विक्रम संवत तक माना गया है। तो आइए बच्चों ये चीजें आपको सुनना है, समझना है, क्योंकि जब चीजें क्या होती है ना, जब तक हमारी जानकारी में नहीं होता है वो अनभिज्ञ हम होते हैं उससे, और जब जानकारी नहीं होता है तो अनभिज्ञ हैं। तो अब कोई कुछ भी कह दे तो अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो दिमाग में नहीं आता, अरे ये क्या आ गया, हमने तो इसको सुना ही नहीं। और जब आप देखिए अब इसको आप समझ लिए हैं, अब इसको आप 2 से 3 बार बच्चों सुन लीजिएगा। सुनने मात्र से फोकस करें। अब आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, उसके बाद जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे तो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कुछ चीजें आप नोट करेंगे। और नोट करते ये देखिए ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा बच्चों कॉपी में। ये देखिए हम ये बता रहे हैं ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये ऐसे, ये चीज आप बच्चों ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये ऐसे, ठीक, ये आप नोट करके रखिएगा कॉपी में। अब देखिए बच्चों आप आदिकाल का नामकरण, अब उनके संबंधित जो लेखक, अब किसने अब देखिए हमने आपसे कहा था ना बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से नाम रखा, तो किसने आदिकाल इसको कहा, आदिकाल को, ये देखिए अब ये आदिकाल है ना, तो इसको आदिकाल को किसने आदिकाल कहा, किसने क्या क्या कहा, ये सब चीज बताया है बच्चों। तो देखिए जो रामचंद्र शुक्ल ने जिसको क्या कहते हैं वीरगाथा काल कहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए इस आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, आदिकाल कहा है। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आप बताएंगे आदिकाल ही नाम दिया है। लेकिन वही पूछ लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तब आप बताएंगे वीरगाथा काल, और यही सर्वमान्य है। आइए बच्चों फिर अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन। अब ये सब सुनते जाएंगे, अब सब नया नया नाम लग रहा होगा, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों क्लास 9th से हमारा जो गद्य और पद ये चीजें अलग होती हैं। इसके पहले तो क्लास 8 तक ऐसा कुछ होता नहीं है, तो चीजें जानकारी में नहीं रहती। आप चूंकि क्लास 9th से आपने कहीं पढ़ा है या आपने खुद किताब से पढ़ा है तो आपको जानकारी होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आपके गुरु पढ़ाए होंगे क्लास में तो आपको जानकारी होगा, और नहीं तो बच्चों ये सब नई नई जानकारी, नए नए नाम लगेंगे। लेकिन अब आज से कोई चीज आपके लिए नया नहीं लगेगा, सब आपको पढ़ाया लगेगा। ये 11 क्लास है, इसी में आप मजबूत कर लीजिए हर चीजों को, ताकि जब आप 12 में जाएं तो बच्चों एकदम बेस्ट हो जाए आपके लिए। क्योंकि अब यही चीज आपको 12 में रिवीजन होगा, उसमें क्या होगा थोड़ा सा और विस्तार से दिया रहेगा और उससे थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा आसान बन जाएगा और उसमें से थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन बनेगा। तो जब आप यहाँ पहले से जानकारी रहेगी आपको तो वहाँ अच्छे से आप कर पाएंगे। और ये ठीक 5 से 7 नंबर का आता है बच्चों। क्या होता है इसमें ऑप्शनल होता है, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, फिर ऐसे ABC करके या आबा करके ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो उसमें जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना बच्चों तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत टिक लगाएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे पहुंच जाएंगे। इससे आपके समय का भी बचत होगा और आप उस समय को अन्य क्वेश्चन जो
लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें समय दे पाएंगे। तो आइए बच्चों, चीजों को ऐसे हम आपको सिस्टम कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीजें समझेंगे नहीं कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने के प्रति जिज्ञासा नहीं उठेगी कि हमको ये जरूरी क्यों, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और इसी प्रकार से आएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट ये देखें, चलते हैं आगे। कौन किसने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने इसे आदिकाल को चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब हमने आपको जो इंपॉर्टेंट बता दिया उनको आप याद करके रखिए। जैसे ये पहला तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि आदिकाल के नाम को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल ही कहा है। और आपके ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे कि आदिकाल को ये क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, तब आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा बच्चों। कोशिश बस यही कीजिए कि चीजें उतार के रखिए, थोड़ा बहुत देखिए जो हमने पिछले बताया वो उतार लीजिएगा। उसके बाद अब उससे रिलेटिव अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये चीजें जैसे होगा, अब ये आप मिश्र बंधु को अवश्य याद करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु को उतार लीजिएगा। इस प्रकार से जैसे आप ये सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो कुछ ना कुछ सुना सुनाया तो लगेगा ही। और एग्जाम टाइम में इसको आप थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा, चाहे अपने बुक से ही रिविजन कर लीजिए, वहीं पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अब ये देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और किसने क्या क्या कहा? सर्वप्रथम, एक मिनट, इसको सर्वप्रथम परवर्ती अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जब तक कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई भी चीज बनना चाहते हैं, टीचर, डॉक्टर, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं बच्चों। आने वाले 4-5 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक से एक वैकेंसीज आने वाले हैं। तो सब में ये हिंदी का जहां पर रोल है, ये आपसे क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये आपका बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। देखिए ये कि जो आपकी पुरानी हिंदी है उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा। और आप IAS PCS की तैयारी करेंगे बच्चों, तो ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब डीपली क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? जनता साहित्य में प्रतिबिंब, जनता साहित्य में प्रतिबिंब की मूल प्रवृत्ति। काल विभाजन का जो मुख्य आधार है बच्चों की, जो जनता की मूल प्रवृत्ति क्या है, जो साहित्य में प्रतिबिंब है जनता का, उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है? ये काल विभाजन का मेन आधार है, मुख्य आधार है। और आइए बच्चों देखिए, रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद करके रखिएगा। देखिए इसमें पूछेंगे आपसे कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही, जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब आप इसको अगर नहीं लिखते हैं तो कॉपी में ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वहां पर वो क्या कहते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही, इसे इन्होंने कहा है कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आइए बच्चों, अब ये देखिए 84 सिद्धों, अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा। जो सिद्ध हैं, सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, कन्हपा, कुकरीपा, तंतीपा, ये सब कौन बच्चों? ये सिद्ध हैं। अभी हमने बताया ना, जैन सिद्ध, सिद्धनाथ और फिर जैन, ये सब तो ये उसी में से है बच्चों। ये सब सिद्ध हैं और 84 सिद्ध हैं, जिनमें गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा। गोरखपुर में उनका मंदिर भी बना हुआ है बच्चों। तो वो गोरखनाथ भी इन्हीं 84 सिद्धों में आते हैं, उनका भी इन्हीं 84 सिद्धों में नाम आता है। किसका? गोरखनाथ का। अब आइए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ है। देखिए अभी नाम भी उनका आ गया। नाथ साहित्य का जो शुरुआत किसने किया है बच्चों? तो वो गोरखनाथ ने ही किया है। देखिए यहाँ पर भी नाथ लगा है और यहाँ पर भी नाथ लगा, इससे आप लॉजिक लगा लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना जाता है। किसने माना? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, तो वो मिश्र बंधु हैं। ये आपके 12 में या 11 में भी डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। अगर 11 में नहीं पूछा तो 12 में निश्चित रूप से पूछ लेगा। और इस चीज की अभी से आप जानकारी रखेंगे, क्योंकि चीजें ऐसे याद तो रहेंगी नहीं। अभी आपने पढ़ा, 2-4 बार रिवीजन किया, एग्जाम दे के आए, फिर नेक्स्ट ईयर आपने प्रारंभ किया, फिर बीच बीच में रिवीजन करते गए, फिर ये आपसे किसी भी हाल में गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे बच्चों। सफलता का जो दूसरा मंत्र है ना, वो रिवीजन है। अगर आप निरंतर रिवीजन करते आ रहे हैं तो फिर आपको कोई अच्छे अंकों से या किसी अच्छे पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप 10 किताब को मत पढ़िए, अपने इसी जो आपका पाठ्यक्रम में दिया है हिंदी से रिलेटेड, इसी किताब को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 से 4 बार। नोट्स बना लीजिए जितने आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हों।
जो आपके गुरु पढ़ा रहे हैं उसको इम्पोर्टेंट बताएं, उसको नोट और उसी को पकड़ लीजिए। निरंतर बीच बीच में रिवीजन मन लगाइए, क्योंकि आप सोचिए कि जब तक बच्चों, यदि देखिए आपको हम प्रभावशाली टिप्स भी बता रहे हैं, ये टिप्स नंबर 1 है, इसको हम हर क्लास में लगभग बताते रहेंगे, इसको आप फॉलो कीजिए बच्चों। देखिए इसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है आपके शिक्षा में, अध्ययन में। सबसे पहले बच्चों क्या करें आप, अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हो, तब की ये बात है कि अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, अर्थात 4-5 साल बाद आप अपने आप को किसी पद पे देखना चाहते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्थान पे देखना चाहते हैं, बेटियां हैं या बेटे हैं, तो बच्चों आपको नियमित अध्ययन करना ही होगा। इसका कोई और सफलता का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नियमित अध्ययन, नियमित अर्थात निरंतर, रोजाना का रोजाना एक सिस्टम। आपके पास 24 घंटा है ना, कितने घंटा सोते हैं, कितने घंटा टहलते घूमते, खाने घर में भी एक्स्ट्रा काम वगैरह, स्कूल जाते हैं, फिर आप कितने घंटा मोबाइल पे एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं, उस सब को करिए। लेकिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो जीवन बनाएगा बच्चों, उसको भी समय दे दीजिए। उसके लिए भी आप 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी आपका मन लगे। पहले शुरुआत आप कम ही करिए, कम मन लग रहा कम पढ़िए, लेकिन वो निश्चित समय बना लीजिए, ताकि जब वो आपके समय आए डेली रूटीन में तो आपके दिमाग में क्लिक करे, नहीं इस समय तो हमको पढ़ना है और पढ़ना ही है। जिस तरह हम अन्य कामों को लगन से करते हैं, उसी प्रकार से हमको पढ़ना भी पड़ेगा। और ये आदत डालना प्रारंभ कीजिए बच्चों। देखिए इसमें कितना बेनिफिट होता है। दूसरा होगा कि आज से ही आप अध्ययन, आज का जो अध्ययन बच्चों, ये कल पर टालने की आदत समाप्त कर दीजिए, त्याग दीजिए। आज करना है जो करना है, आज आपको एक पन्ना पढ़ना तो पढ़ना ही है ना, कल हम नहीं पढ़ेंगे, कल हमको अगला पन्ना पढ़ना रहेगा, तो आज हम एक पन्ना जो हमने अपने रूटीन में बना लिया, उसको हमको पढ़ना ही है। इस तरह से बच्चों। फिर दूसरा क्या होगी कि यदि आप इस तरह से नियमित अध्ययन की आदत, सबसे पहले बच्चों आदत को डेवलप करना है। ये जो यदि आप नियमित जो अध्ययन है, ये की आदत आप क्या कहते हैं कि करना होगा आपको। यदि आप नियमित अध्ययन की आदत डाल लेते हैं बच्चों, यदि आप मतलब निरंतर पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि परीक्षा के समय में आप अतिरिक्त दबाव को महसूस नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को ना। जब आपका एग्जाम आएगा तो आप अपने दिमाग में प्रेशर नहीं महसूस करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे। बूंद 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 से सागर भर जाता है। बाल्टी कितना आप रख दीजिए बाथरूम में, बाल्टी चपक रहा हो एक बूंद बूंद, और रख दीजिए कि बाल्टी में गिरता रहे, बूंद बूंद टपक रहा है, तो देखिए आप 3-4 घंटे बाद या पूरी रात के बाद सुबह देखेंगे बाल्टी भरा रहेगा। क्यों? आपने तो उसको भरा नहीं था, मात्र बूंद बूंद करके गिरा है बच्चों। तो उसी तरह से एक एक कदम, एक एक घंटा, 2-2 घंटा, एक एक घंटा आप रोजाना हिंदी को दे दिए, आधा आधा ही घंटा दे दिए। अगर आपको लगता है कि हिंदी आसान है, आप आधा ही घंटा पढ़िए। 30 मिनट बहुत होता है बच्चों, 30 मिनट में बहुत हो जाएगा आपका। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आप एक एक सेकंड को तौलिए, पैसे से उसकी तुलना कीजिए, क्योंकि समय से बड़ा कीमती चीज कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जितना कीमती है आपका समय है ना बच्चों, उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, अतिरिक्त दबाव आप नहीं महसूस करेंगे, ये हमारा कहने का मतलब है। और परीक्षा की तैयारी बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से आप कर पाएंगे। ये हमारा टिप्स है बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये हम बीच में आपको हर क्लासेज में लगभग ऐसे मोटिवेटेड चीजें बताते रहेंगे, क्योंकि आपको क्यों पढ़ना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप बैठे रोजाना, आप अपने दिमाग में आज आपको पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है, और जैसे ही आपका क्यों शब्द आपके दिल दिमाग में आएगा, आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा कि आपको इस एग्जाम में टॉप करना है। आपने टॉप की बात सोची, कोई जरूरी नहीं कि आप टॉप ही करें, लेकिन अगर आपने सोच कर वहां तक परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या उसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे? अवश्य पहुंचेंगे। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन के साथ हम आगे क्लास को अपने बढ़ाते हैं। और देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मिस हमने अभी क्या कहा कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, लेकिन किसके अनुसार? सबके अनुसार अलग अलग हैं, अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग लेखक को प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, तो इसलिए मिश्र बंधुओं ने माना। अब आइए बच्चों, ये देखिए गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहेंगे कि गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? तो बर्थवाल। अब बर्थवाल को फोकस कीजिएगा। पीताम्बर पी बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल आपको ऑप्शन वहां मिल जाएंगे। और नहीं तो आप ऐसे याद भी किए रहेंगे पी बर्थवाल तो आपको रटने के लिए है, लेकिन आप पूरा नाम एक बार जरूर ले लिया कीजिए, ताकि जब आपको लिखना रहे एग्जाम में तो क्या हो कि आपको पी से पीताम्बर याद आ जाए, पीताम्बर बर्थवाल। आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किस
पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है। किस पंथ को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा है, तो ये नाथ पंथ को कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है नाथ पंथ को? योग मार्ग, ये देखिए योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, ये सब नाथ पंथ को कहा जाता है। आइए बच्चे हम आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमें लगता है बच्चों 1 मिनट थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं, फिर यहां से कल प्रारंभ करेंगे। ये देखिए क्या है, सिद्ध। देखिए बच्चों, सिद्ध मत और नाथ पंथ में मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर क्या क्या है, मतलब आपने अभी देखा है ऊपर सिद्ध और नाथ पंथ, तो इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? सिद्ध निरीश्वरवादी हैं और नाथ क्या है, ईश्वरवादी। अर्थात सिद्ध जो हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं और जो नाथ संप्रदाय है वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते हैं और तथा नाथ पंथी इसके उल्टा हैं, इसके विरोधी हैं। सिद्ध जो हैं बच्चों वो विभिन्न प्रकार की नारियों के साथ संबंध बनाने में मतलब विश्वास रखते हैं कि उनको क्या कहते हैं, मुक्ति मिल जाएगी इस सबसे। और क्या कहते हैं, नाथ पंथ जो है इसके उल्टा है, इसके विरोधी हैं। और देखिए बच्चों, हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद से नाथ साहित्य जुड़ा हुआ है। कौन? नाथ साहित्य किससे जुड़ा हुआ है? तो हठ योग से और गुरु महिमा से, गुरु को इंपॉर्टेंस देते हैं, योग करते हैं, हठ योग करते हैं और पिंड ब्रह्मांडवाद को जागृत करते हैं, अपने पिंडलिनी को जागृत। आगे चल के इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे बच्चों 12 में, तो ये अभी सिंपल ऐसे सुनते जाइए क्योंकि सुना सुनाया शब्द रहेगा तो ठीक रहेगा। पिंड ब्रह्मांडवाद से नाथ साहित्य जुड़ा था। और जबकि जो सिद्ध थे बच्चों ये साहित्य नहीं है, ये साहित्य इनको नहीं माना जाता है, और जबकि इनको साहित्य माना जाता है। किसके अनुसार? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने सिद्धों को साहित्य नहीं माना, तो बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने। इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, पर हम चूंकि जानकारी बीच में आप देते रहेंगे तो आगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें सुना सुनाया है। तो आइए बच्चों, हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये आदिकाल के प्रमुख जो ग्रंथ हैं, ये रचनाओं के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं बच्चों। इसको आप सुनिएगा जरूर। आपके पास समय का अभाव है तो आप थोड़ा फास्ट मोड करके सुनिए, 1 से 2 बार आप सुनेंगे। चीजें आपके मतलब संज्ञान में होनी चाहिए, सब बेसिक नॉलेज है। हिंदी गद्य विधा को पढ़ना है, गद्य काव्य को पढ़ना या पद्य काव्य को पढ़ना है, तो उससे संबंधित चीजें आपको जाननी चाहिए कि यह गद्य काव्य का विकास कहाँ से हुआ, किसने क्या क्या लिखा, इस प्रकार से बच्चों। तो आइए हम इस वाक्यों के साथ अब वीडियो अपना समाप्त करते हैं बच्चों। ये जो अगर आपको ये इसमें कोई कमी नजर आए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहें, कमेंट करना सीखें। वार्तालाप से, आदान प्रदान से ही बातें क्लियर होती हैं बच्चों। हम ये आपके लिए पढ़ा रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि चीजें आपको बेसिक से समझ में आए। जो बच्चों को पढ़ने में बोर होता है उसमें इंटरेस्ट जगाएं, बच्चे जागृत हों, सीखें। अगर हिंदी को मतलब मजबूत बनाना है, जड़ से मजबूत बनाना है, तो ये सब बच्चों हमको जानना ही पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों कोई कमी हो तो आप कमेंट करें। और यह जो हमारा चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेस, बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें बच्चों। तो इन्हीं वाक्यों के साथ आइए हम वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।